यस सर, आप बताएं। जी अल्लाह का करेगा। यार इसमें से जल्दी जल्दी मोबाइल छोड़ दो, इसमें से निकालो। कल हम करने लगे थे हाइड्रोसिल। बेसिकली आपके तीन चीजें हो गई हैं ना, ये चार हो गई हैं। सर्जरी में से हमने थायराइड कर दिया, यूरोलॉजी पोर्शन कर दिया, दो सिस्टम हो गए हैं। मोर देन है ना, क्या एक महीने में ये चार चीजें की हैं। हाइड्रोसिल कहाँ पे है? अच्छा ठीक है, उसको वहीं पे लिख दिया। अच्छा इसमें से भी निकाला, अगर कोई यूरोलॉजी का पोर्शन है तो। इसमें से भी, ये लो, जल्दी से पकड़ लो पकड़ लो। जी ब्रोस, मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। यस सर, आ रही है। आतिफ क्या हाल है? आतिफ जो पढ़ा एक मैं महीने में याद कर लिया? यस सर। अब यूरोलॉजी। कोई एक या दो छुट्टियां दे ना, सारा रिवाइज भी करना है। एमसीक्यू की भी बड़ी प्रैक्टिस करने वाली रहती है अभी। साथ अच्छा साथ साथ बंदा साथ करता जल्दी। तो है, लेकिन फिर भी। आपको कमिंग वीकेंड पे सैटरडे संडे ऑफ दे दूंगा। चलें, ठीक गुड है। हो गया। जी डॉक्टर जोहाना ही ना? यस सर। जी डॉक्टर साहब क्या हाल है आपको? ठीक है? ठीक है, इसमें रहने दो, इसमें दूसरे में बात। ठीक ठाक, आप बताएं। अल्लाह का करम। सर आज मेरे नेट का थोड़ा इशू है, तो मैं आपको अगर आपको जवाब ना दूं तो कोई मसला तो नहीं? नहीं, बस आपने पहले जवाब दे दिया। यस सर। सर लाइट नहीं है 4 घंटे से। जी वही मैं कह रहा, आपने पहले जवाब दे दिया। तो कोई इश्यू नहीं है जी। लेकिन हूँ हाँ जो है वो किसी ना किसी को तो करनी पड़ेगी, ऐसे मुझे ना, वो जी फिर सर, वो मैं साथ साथ करती रहूंगी। ठीक। जी आतिफ, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। जी स्टार्ट करें जी, सब लोग ऑनलाइन हो गए? कर दे सर। जी सर, ऑलमोस्ट ऑनलाइन है सर। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था जी। हाँ एक चीज ना मैं अब आपको बताता हूँ। चले जी। सर फर्स्ट से टाइमिंग चेंज है ना? हाँ जी, अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोगों की क्लास 6 बजे हो जाए, डन? 6 बजे तो सर लेट है सर, जल्दी करें। 4 बजे कर दें। सर जल्दी क्लास कर लेना, ये वाली क्रैश वाली। कितने में फंसे यहाँ पे आए? वो कहते हमने पहले पढ़ना है, आप कहते हैं आपने पहले पढ़ना सर जी हेड सर टेल हमारे करवा तो लो। सर 2-3 महीने ही तो हैं सर, 4 बजे करवा दें, फिर हमने तो चले ही जाना है। है। चल आप मुझसे मुझे ये बताएं, कितने लोग हैं जिनके लिए 6 बजे क्लास लेना मुश्किल है? यस सर। मुश्किल है सर। मुश्किल। यस सर। और सर कोई? 4 ही ठीक है, 6 बजे मुश्किल ही होता है थोड़ा। मुश्किल है सर। चल, तो गुड हो गया जी। नामुमकिन नहीं है मतलब मुश्किल है, तो कोई बात नहीं, मुश्किल तो इंसान की जिंदगी में आती है।
सर सर आगे इंज हम ना बढ़े। करें सर, नामुमकिन है सर, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। सर जी जी 6 जी ਵਜੇ सर ਕਲਾਸ एब्सोल्युटली ਲੈ ਕੇ नॉट 10 ਵਜੇ ਕਲਾਸ ਐਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ठीक है, थैंक यू सर जी चलें 4 बजे कर लो। चलें करते हैं डिस्कस। तो उसके बाद कल हमने पढ़ा था जी, हाइड्रोसील स्टार्ट किया था। अब आप ये देखें जी, बेसिकली जो हाइड्रोसील होता है ना, आप ये देखें, ये हमने क्या कहा था, टेस्टिस की फ्रंट प्योर साइडों पे एक आपकी पाउच होता है जिसे हम क्या कहते थे, ट्यूनिका वेजिनलिस। इसके अंदर अगर फ्लूइड भर जाए, जिसे हमने कहा, क्या कहा था, जिसे हमने कहा था हाइड्रोसेल ना। अच्छा, अब आपको पता है कि ये जो प्रोसेसस ये ट्यूनिका वेजिनलिस जो है, ये आई कहाँ से थी? ये एब्डोमेन से आई थी, ये ऊपर एब्डोमेन है। होता बेसिकली क्या, भी थोड़ा सा रट्टा मारना है आपने, क्योंकि एनाटॉमी एग्जैक्ट का टाइम नहीं है। ये ना प्रोसेसस वेजिनलिस हमारे पेट के अंदर जो पेरिटोनियम होती है ना, जिसके अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, हम कहते हैं पेट में पानी पड़ गया, साइटिस होगी। पेरिटोनियल कैविटी होती है ना हमारे एब्डोमेन में, चर्बी, पेरिटोनियम जो इंटेस्टाइन हमारे एब्डोमेन के ऑर्गन को कवर करती है। तो बेसिकली ये जो ट्यूनिका वेजिनलिस है, ये पेरिटोनियम ही होती है। ये ऊपर से ड्यूरिंग यूट्राइन लाइफ, फीटल डेवलपमेंट, ये ट्यूनिका वेजिनलिस ऊपर से नीचे आती है, ये एब्डोमेन में होती है। तो ये ट्यूनिका वेजिनलिस बेसिकली इसका ओरिजिन एब्डोमेन है। अभी हमारे अंदर क्या है जी, ट्यूनिका वेजिनलिस यहाँ से बंद हो चुकी है। अभी इसका एब्डोमेन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, खत्म। ये ब्लैक एरिया जो है वो बंद हो चुका है। अगर क्या हो, ये ट्यूनिका वेजिनलिस, ये इसके अंदर भी फ्लूइड होता है, और हमने जिस आपको पढ़ा था, हमारी पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है, इस तरह पेरिटोनियल फ्लूइड भी होता है। ये ऊपर पेरिटोनियल फ्लूइड है, क्योंकि ये होती तो पेरिटोनियम से ड्राइव हुई होती है ना, ये पेरिटोनियम से ही डेवलप होती है ट्यूनिका वेजिनलिस। बस ये है कि ये भी पेरिटोनियम ही का ही फोल्ड होता है, बस ये नीचे आ जाता है स्क्रोटम में। तो अच्छा, पहले तो जब जब ये नीचे आती है, तो आप ये देखो ट्यूनिका वेजिनलिस के अंदर, पहले जब ये नीचे आती है ना, इसे ट्यूनिका वेजिनलिस नहीं कहते, इसे कहते हैं प्रोसेसस वेजिनलिस। इसे क्या कहते हैं? प्रोसेसस वेजिनलिस। ये जो पेरिटोनियम का फोल्ड होता है ना, ये पेरिटोनियम ही होती है जो ऊपर से नीचे आती है। तो ये जो पेरिटोनियम का फोल्ड होता है ना, पहले ये प्रोसेसस वेजिनलिस होता है। देखो, ये ऊपर से उतर के नीचे आया, ये नीचे आया, तो अभी ये प्रोसेसस वेजिनलिस है। क्योंकि अब ये देखो, ये इसके साथ रास्ता एक ही है। तो पेरिटोनियल फ्लूइड आपके स्क्रोटम में के साथ क्या लिंक बन रहा है, कनेक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एब्डोमेन के अंदर जो पेरिटोनियल फ्लूइड होता है, कनेक्शन बन यस रहा है? सर, बन यस रहा है। सर, इसका मतलब अभी ये प्रोसेसस वेजिनलिस है। आफ्टर बर्थ ये कनेक्शन क्या हो जाता है जी ब्रोस? जब बच्चा पैदा होता है, ये कनेक्शन क्या हो जाता है? खत्म। बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। जब ये कनेक्शन क्लोज हो जाता है, अब हम इसको क्या कहेंगे? ट्यूनिका वेजिनलिस। अब इस पाउच को हम क्या कहेंगे? तो हम जितने भी अभी मेल हैं, हम सब के अंदर अभी ये ट्यूनिका वेजिनलिस है। लेकिन जब ये ऊपर से नीचे आई थी, उस वक्त पेरिटोनियम के साथ कनेक्टेड थी, उस वक्त ये प्रोसेसस वेजिनलिस के फॉर्म में नीचे आती है। ठीक है, ये जो आपका ड्राइव होती है। अगर बच्चा पैदा हो और ये कनेक्टेड हो, तो क्या पेरिटोनियम का फ्लूइड स्क्रोटम के अंदर आ रहा होगा? यस सर, आ रहा होगा। ये भी हो सकता है कि अभी ये बंद हो गई है, लेकिन बस इसी के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाए। तो हाइड्रोसील एक तो इस वजह से हो सकता है, इसके अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाए। इसलिए भी हो सकता है कि अगर ये रास्ता बंद ना हो, तो क्या पेरिटोनियम फ्लूइड इधर आएगा, फिर भी ये ट्यूनिका वेजिनलिस के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये रास्ता खुला रहे, आपके पेरिटोनियल कैविटी के साथ कनेक्टेड रहे ट्यूनिका वेजिनलिस, उसमें भी आपका यहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा आ जाएगा, स्क्रोटम आपका फूल जाएगा।
अगर हमारा ये रास्ता बंद है, हम जितने भी लड़के अभी बैठे हैं, अभी हमारा ये कोई कनेक्शन नहीं है ट्यूनिका वेजिनालिस का पेरिटोनियल फ्लूइड के साथ, तो लाज अगर बेशक ये रास्ता क्लोज है, लेकिन इसके अंदर फिर भी फ्लूइड इकट्ठा हो सकता है इन्फेक्शन वगैरह की वजह से। तो इसका मतलब हाइड्रोसील सिर्फ ट्यूनिका वेजिनालिस के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाए, ये भी काज हो सकती है। या ये भी हो सकती है कि ऊपर से फ्लूइड नीचे आ रहा है, ये कनेक्शन क्लोज नहीं हुआ, इसलिए भी तो हाइड्रोसील हो सकता है ना, कि पेरिटोनियल फ्लूइड आपका ट्यूनिका वेजिनालिस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। जी ब्रोस, यस सर। यस सर। ये मैंने बेसिकली बताना था कि आपका जो ट्यूनिका वेजिनालिस होता है ये एब्डोमेन से ही नीचे आता है, तो बेसिकली ये पेरिटोनियम ही होती है। तो क्योंकि ये पेरिटोनियम का फोल्ड होता है, ये फिर नीचे उतरता है, सक्रोटम के अंदर आता है, इसीलिए शुरू में ये सक्रोटम का के अंदर जो ट्यूनिका वेजिनालिस है, जो जब उतरता है तो इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेसस वेजिनालिस नीचे को डिसेंड होता है। तो बेसिकली ये प्रोसेसस वेजिनालिस का जो फ्लूइड होता है बिफोर बर्थ, ये क्या होता है, कनेक्टेड होता है आपके पेरिटोनियल फ्लूइड के साथ। बाद में ये कनेक्शन बंद हो जाएगा। अच्छा, अगर ये कनेक्शन खुला रहे, पेरिटोनियल फ्लूइड ट्यूनिका वेजिनालिस के साथ कनेक्टेड रहे, एक तो यहाँ पेरिटोनियल फ्लूइड नीचे आके भर जाएगा, तो क्या ट्यूनिका वेजिनालिस के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा क्योंकि आपकी पेरिटोनियल फ्लूइड कनेक्टेड है? पहला पॉइंट। यस सर। यस सर। ये भी हो सकता है, ये इंटेस्टाइन है, क्या इंटेस्टाइन इस रास्ते से नीचे नहीं आ सकती? यस और नो? यस सर। हर्निया हो सकती है? यस सर। यस। ये भी हो सकता है कि ये इधर से कनेक्शन क्लोज हो जाए, इधर से क्लोज हो जाए, दरमियान से खुला रहे, यहाँ पे एक पानी वाली थैली से बन जाए, ये भी पॉसिबल है। यस सर। तो ये सारी कंडीशंस पॉसिबल हैं क्योंकि प्रोसेसस वेजिनालिस आपकी कनेक्टेड, आपकी ट्यूनिका वेजिनालिस क्योंकि पेरिटोनियल फ्लूइड के साथ कनेक्टेड होती है बिफोर बर्थ। जब हम हाइड्रोसील पढ़ते हो, हमने ये देखना है क्या ये हाइड्रोसील यहीं पे डेवलप हुआ है, यही यही काज है, या ये ऊपर के साथ कनेक्टेड है। बात समझ आ गई? आगे चले। यस सर। अब लिखें जी, अब हमारा टॉपिक है जी हाइड्रोसील। तो हाइड्रोसील क्या है? एक्सेस फ्लूइड इन ट्यूनिका वेजिनालिस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अच्छा, इसकी दो टाइप्स हैं, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। अच्छा, अगर हम प्राइमरी की बात करते हैं तो प्राइमरी हाइड्रोसील जो होगा उससे मुराद क्या है? उससे मुराद ये है, प्राइमरी हाइड्रोसील में मैं आपको बताने लगा हूं कंजेनिटल हाइड्रोसील। प्राइमरी हाइड्रोसील के आगे टाइप्स हैं। अच्छा, पहले सेकेंडरी सुन लो। क्या सेकेंडरी में क्या होगा? यहीं पे कोई मसला होगा, ऊपर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, सक्रोटम के अंदर कोई प्रॉब्लम है, वही वजह बनी है हाइड्रोसील की, ऊपर के साथ कोई लिंक नहीं है। क्या है? एपिडिडिमाइटिस, यहाँ पे एपिडिडिमस होती है, एपिडिडिमाइटिस की वजह से हाइड्रोसील हो सकता है। यस सर। इसका मतलब सक्रोटम के अंदर की कोई वजह होगी, तो वो इस सेकेंडरी होगी। एपिडिडिमाइटिस, उसकी वजह से हाइड्रोसील हो सकता है। ये सेकेंडरी की काज बता रहा हूँ। टेस्टिस की इन्फ्लेमेशन हो जाए, ऑर्काइटिस, उसकी वजह से हाइड्रोसील हो सकता है। यार जो नए मार्कर्स वो कहाँ पे हैं? नहीं नहीं, और भी थे। अच्छा, और एपिडिडिमाइटिस हो सकता है, ऑर्काइटिस हो सकता है। अच्छा, और क्या हो सकता है? क्या कोई टेस्टिस का ट्यूमर हाइड्रोसील की वजह बन सकता है? बन सकता है। इसका मतलब ओके। जब कोई हाइड्रोसील की काज इस ट्यूनिका वेजिनालिस के अंदर जब फ्लूइड इकट्ठा होगा, और अगर वो काज आप सेकेंडरी कहोगे, इसका मतलब है इसके अंदर ही कोई मसला है, सक्रोटम के अंदर ही मसला है। जो चीजें सक्रोटम में है उनका मसला होगा, एपिडिडिमाइटिस हो सकता है, ऑर्काइटिस हो सकता है, टेस्टिकुलर ट्यूमर हो सकता है। ये है सेकेंडरी काज। जब आप वर्ड कहते हो प्राइमरी, प्राइमरी में बेसिकली क्या होता है कि ये जो आपकी प्रोसेसस वेजिनालिस है, बच्चा पैदा हो जाता है, ये खुली रहता है रास्ता, ये रास्ता खुला रहता है। जब ये रास्ता खुला रहेगा वो प्राइमरी काज होगी।
पहला पॉइंट समझ आ गया जी ब्रोस? इसका मतलब यस सर। जब आप प्राइमरी हाइड्रोसिल कहते हो तो इससे मुराद ये है कि आपका जो कनेक्शन है ट्यूनिका वेजिनालिस का वो पेरिटोनियल कैविटी के साथ कनेक्टेड है। अब उसकी टाइप्स आगे, पहली है जी कॉन्जेनिटल हाइड्रोसिल। प्राइमरी के आगे टाइप्स हैं कॉन्जेनिटल। कॉन्जेनिटल में क्या होगा, ये जो आपके प्रोसेसस वेजिनालिस है ये आपकी ओपन ही रहती है, ये ब्लॉक नहीं होती है, क्लोज नहीं होती। इसको मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं, ऑब्लिटरेशन। ये ऑब्लिटरेट नहीं हुई, ये क्लोज नहीं हुई, रास्ता खुला है। तो क्या होगा, कॉन्जेनिटल हाइड्रोसिल क्या है, ये प्रोसेसस वेजिनालिस, ये जो प्रोसेसस वेजिनालिस है ये ऑब्लिटरेट नहीं हुआ, ये आपका क्या हुआ जी, वो क्लोज नहीं हुआ, ये रास्ता कनेक्टेड है। तो पेरिटोनियल फ्लूइड किसके अंदर आ रहा है, बच्चा पैदा हो गया, पेरिटोनियल फ्लूइड किसके अंदर आ रहा है, ट्यूनिका वेजिनालिस में। तो क्या ये हाइड्रोसील हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हाइड्रोसील की काज क्या है, ये रास्ता क्लोज नहीं हुआ, प्रोसेसस वेजिनालिस क्लोज नहीं हुआ, इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्जेनिटल हाइड्रोसील। पहला पॉइंट क्लियर? यस सर। बाकी लोग भी Yes, sir. हूं करें। अच्छा, अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये रास्ता खुला रहेगा क्या इंटरसाइन नहीं आ सकती इस रास्ते से साथ? यस हाइड्रोसील तो होना ही होना है क्योंकि ऊपर वाला फ्लूइड नीचे आ रहा है, पेरिटोनियल फ्लूइड नीचे आ रहा है, तो क्या ये इंटरसाइन नहीं आ सकती? अगर इंटरसाइन आ गई, आपने इंग्वाइनल हर्निया सुनी है, इंग्वाइनल हर्निया जी में पढ़ेंगे एब्डोमेन में, सर। यस तो सर। ये क्या होंगी, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। अगर इंटरसाइन भी आ जाती है, वो कहती मैं भी जाना, मैंने भी जाके देखना स्क्रोटम में क्या है, तो इंटरसाइन भी नीचे आ गई, तो दिस इज इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। तो इसका मतलब कॉन्जेनिटल हाइड्रोसिस एसोसिएटेड विद आल्सो, जल्दी से बता दो, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। क्योंकि रास्ता खुला है ना, वही रास्ते से फ्लूइड आना है, उसी रास्ते से इंटरसाइन जाना है, दोनों इकट्ठे मिल मिला के आ जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्जेनिटल हाइड्रोसिल एसोसिएटेड विद इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। बाकी हर्निया को बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, और प्राइम हाइड्रोसिल की क्या काज, ये प्राइमरी हाइड्रोसिल में बता रहा हूँ। प्राइमरी हाइड्रोसिल में सेकंड काज लिखो, इन्फेंटाइल हाइड्रोसिल। इन्फेंटाइल हाइड्रोसिल, अब क्या होगा, इन्फेंटाइल हाइड्रोसिल क्या है? अच्छा, आपने एक चीज नोट की थी, मैंने आपको बताया था रास्ते में इंग्वाइनल कैनल आती है, आती है इंग्वाइनल कैनाल, यस और नो? मैंने उसके दो रिंग लिखवाए थे, एक मैंने बताया था डीप रिंग होता है, एक मैंने बताया था सुपरफिशियल रिंग होता है। ये कौन सा रिंग है, डीप डीप रिंग, और ये कौन सा रिंग है जी, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल रिंग। Sure. अब होता क्या है, इनफेंटाइल हाइड्रोसिल में, इनफेंटाइल हाइड्रोसिल में डीप रिंग से क्लोज हो जाती है, प्रोसेसस वेजिनालिस जो है यहां से क्लोज हो जाएगी, लेकिन डीप रिंग से आगे वाला सारा रास्ता खुला है। मैंने क्या बताया, क्लोज बस कहां से हुई है जी, यहां से डीप रिंग के लेवल से ब्लॉक होगी प्रोसेसस वेजिनालिस, लेकिन आगे वाला ये जो इतना रास्ता था ये भी होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। इसका मतलब ट्यूनिका वेजिनालिस यहां तक, डीप रिंग तक कनेक्टेड है, यहां तक फ्लूइड सारा अंदर भरा हुआ है। जी ब्रो, बात समझ आई? जी ब्रो, बात समझ आई? सर जब ऊपर से बंद हो गया तो फ्लूइड कैसे आएगा? लेकिन फ्लूइड नीचे तो है ना, नीचे वाला तो फ्लूइड ऊपर से नहीं कनेक्टेड होगा, लेकिन इन्फेंटाइल में ऊपर वाला फ्लूइड नीचे नहीं आ रहा, लेकिन ये फुली रास्ता क्लोज नहीं हुआ, उसको हम कह रहे हैं इन्फेंटाइल हाइड्रोसिल। ये प्रोसेसर जो है फुली क्लोज नहीं हुई, ठीक है? तो रिजल्ट क्या निकलेगा, प्रोसेसस वेजिनालिस ऑब्लिटरेट कहाँ के, किस लेवल से ब्लॉक हो गई, ऑब्लिटरेट हो गई, किस लेवल से बंद हो गई, डीप रिंग के लेवल पे। बट उससे आगे जितना भी पार्ट था प्रोसेसस वेजिनालिस का, वो क्या हुआ, ऑब्लिटरेट नहीं हुआ, वो खुला रहा। दिस इज कॉल्ड इन्फेंटाइल हाइड्रोसिल। अच्छा, उसके बाद ये छोटी छोटी टर्म्स है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर मैं ये क्या करूं,
मैं ये करूं, अब अगली कंडीशन क्या है, मैं इस प्रोसेसर वेजिनालिस को यहां से भी क्लोज कर दूं, यहां से भी क्लोज कर दूं, सेंटर वाला पार्ट खुला रहे, बस सेंटर वाला पार्ट खुला रहे। प्रॉक्सिमल भी क्लोज कर दिया और डिस्टल भी, मतलब दो जगह से ऑब्लिटरेशन होगी, सेंटर से ऑब्लिटरेट नहीं हुई। इसे हम क्या कहेंगे, एनसिस्टेड हाइड्रोसील ऑफ कॉर्ड, एनसिस्टेड हाइड्रोसील ऑफ कॉर्ड। बात समझ आ रही है मेरी सब लोगों को? अगर मैं प्रोसेसर वेजिनालिस प्रॉक्सिमल भी क्लोज कर दूं, डिस्टल भी क्लोज कर दूं, सेंटर वाला पार्ट ना ऑब्लिटरेट करूं, हालांकि सारी क्लोज होनी चाहिए थी, शुरू से क्लोज हुई, एंड से क्लोज हुई, सेंटर वाला थोड़ा सा पार्ट रह गया। दिस इज कॉल्ड एनसिस्ट, ENCYST, एनसिस्ट हाइड्रोसील ऑफ कॉर्ड। अगर आपको पेपर में एमसीक्यूज आ जाए, the proximal and the distal part of the processus vaginalis obliterate, but the center portion जो है वो obliterate नहीं है, the condition will arise। क्या आंसर लगाओगे नीचे? एनसिस्टिक हाइड्रोसेल। यस। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? बस ठीक है, इसको बस ये तीन तीन याद रख। तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोसील बेसिकली, आपको ज्यादा ये ऊपर वाले क्वेश्चन आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज आपको को पूछ रहे हाइड्रोसील क्या है, आपने कहना हाइड्रोसील जो होता है ये आपका क्या होता है जी, इज अ फ्लूइड filled in the excessive fluid in the tunica vaginalis। और अगर तो बच्चा को पैदाइश के दौरान ही होगा तो फिर हम क्या कहेंगे, जेनिटल हाइड्रोसील, ठीक है, जो कि कनेक्टेड है ऊपर पेरिटोनियल कैविटी से। और अगर कोई टेस्टिकुलर इन्फेक्शन की वजह से हुई होगी, या टेस्टिकुलर काज की, या एपिडिडिमाइटिस या ट्यूमर की वजह से, या इन्फेक्शन की वजह से होगी, तो दैट इज कंजेनिटल दैट इज सेकेंडरी हाइड्रोसील। अच्छा, अब हाइड्रोसील का क्वेश्चन जो आपको पेपर में आना है ना, इसमें पेशेंट के सिम्टम्स क्या होंगे? सिंपल सी बात है, क्या पेन होगी? नहीं होगी, पेनलेस स्वेलिंग होगी। तो पेनलेस जो है वो आपका स्क्रोटम की स्वेलिंग होगी। तो स्क्रोटम की क्या होगी जी? पेनलेस स्वेलिंग होगी। तो दो काजेज हमने पढ़ी, ये देखो, स्क्रोटम की दो काजेज पढ़ी स्वेलिंग होने की, जिसमें पेन नहीं थी, एक वेरिकोसिल और दूसरी हाइड्रोसिल। तो आप ये देखो सामने आपको, ये स्क्रोटम की स्वेलिंग है लेकिन पेन नहीं है। अच्छा, उसके बाद जब हम लाइट ऑफ करके लाइट जलाएंगे, ये अंदर सारा फ्लूइड है ना, तो मोबाइल की टॉर्च लगा देना, जब फ्लूइड कहीं पे भरा हो और आप टॉर्च लाइट ऑन करो, ये ग्लो कर गया ना सारा, टेस्ट लाल कलर का नजर आ रहा है ना, ग्लो कर गया जी ब्रोस। यस सर। यस जिस जिस तरह वैसे जो अंधेरे वाले कमरे में ये करना चाहिए। तो जिस तरह आप ये देखें, मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई है, और ये देखो मैंने भी अपना यहाँ पे रखा, आपको मेरी उंगलियों के दरमियान यहाँ से फील हो रहा है रेड हो गई है, यस सर ये टॉर्च जलाने से। इसी तरह हम स्क्रोटम पे ना रख के इस तरह टॉर्च जलाएंगे, अगर तो ये अंदर फ्लूइड हुआ तो ये सारा ग्लो कर जाएगा। इसे कहते हैं ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट। इसे क्या कहते हैं जी? ट्रांस इल्यूमिनेशन, पॉजिटिव होगा। तो अगर आपको पेपर में वो ये कह देता है ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट, मतलब आपने टॉर्च ऑन करनी है स्क्रोटम के साथ रख के, और वो अगर अंदर फ्लूइड होगा तो वो सारा स्क्रोटम ग्लो कर जाएगा। ठीक है, ऐसे होगा जैसे अंदर बत्तियां लाइया। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट। ये आपका पॉजिटिव आएगा। अगर कोई सॉलिड मैस हो, अगर कोई अंदर ट्यूमर हो, कोई सॉलिड मैस हो, क्या वो ग्लो करेगा? ये ग्लो नो कब सर। करता है? जब फ्लूइड होता है, जब कहीं कोई अंदर फ्लूइड फिल्ड चीज होती है, वहां पे लाइट ट्रांसफर होती है। ठीक है, फ्लूइड फिल्ड जो चीज क्या होगी ना, कोई सिस्ट होगी फ्लूइड से भरी हुई, या हाइड्रोसील, ये इनमें ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट होगा आपका पॉजिटिव आ जाएगा। दो चीजें याद रखनी, पेनलेस स्क्रोटल स्वेलिंग, आपके दिन में दो काजेस आएंगे, हाइड्रोसील या वेरिकोसील। दूसरा लिखा आएगा ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट पॉजिटिव, मतलब टेस्ट इज स्क्रोटम ग्लो कर गया।
तो इसका मतलब कि आप पेशेंट को हाइड्रोसील है। जी याद रहेगा, मुश्किल तो नहीं है। नो सर। ट्रीटमेंट क्या है जी? सिंपल सी बात है, अगर तो कोंजेनिटल है तो हर्नियोटमी करेंगे। ठीक है, मतलब जिस जो हर्निया वाली सर्जरी करते हैं हर्नियोटमी करेंगे। हमने बेसिकली रास्ता क्लोज करना है जी, वो सारा जो कनेक्टेड है ऊपर। और अगर एंसिस्ट हाइड्रोसील है उसको हमने एक्सरसाइज करना है, रिमूव करना है वहां से। ठीक है, और बाकी नीडल के जरिए भी हम फ्लूइड को एस्पिरेट कर सकते हैं और ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज। ठीक है, तो बाकी हम एस्पिरेशन कर सकते हैं नीडल के जरिए, ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज। और इसके अलावा हम क्या करेंगे, हाइड्रोसेलेक्टमी। हम वो जो पाउच है ना जिसके अंदर वो जो फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है उसको भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने ट्रीटमेंट याद रखना। अच्छा, एक ना आपको वैसे पेपर में आ जाता है, वैसे मुझे तो पेपर में आया हुआ है, रटा मारना है, रटा मुश्किल है थोड़ा। जब आप स्क्रोटम के अंदर से बाहर से अंदर की तरफ जाओगे, फॉर एग्जाम्पल आप स्क्रोटम के अंदर सुई घुसाते हो, कौन कौन सी लेयर के अंदर से वो सुई गुजरेगी? तो स्क्रोटल लेयर्स इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मुश्किल है रटा मारना। मतलब आप ये देखो ना, ये स्क्रोटम की लेयर्स है ना, आप बाहर से अंदर की तरफ जाओगे तो कौन सी सबसे पहले बाहर वाली लेयर होगी, उससे अंदर कौन सी, उससे अंदर कौन सी, उससे अंदर कौन सी, उससे अंदर कौन सी? ये आपको स्क्रोटम की लेयर्स आती हैं, लिखो। पहली तो सबसे बाहर वाली स्किन की लेयर होती है, और इसको ड्रा भी कर लेना। स्किन की लेयर होगी, नीचे दूसरा होगा डार्टस मसल होंगे। स्क्रोटम के जो मसल होते हैं डार्टस मसल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उससे अंदर वाली लेयर जो होगी वो डार्टस मसल की लेयर होगी। नंबर 3 आपकी लेयर होगी जी, यहाँ पे एक अंदर मिस कराई है, आप लिखें डार्टस लेयर के बाद अगली लिखें मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया। मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया। स्किन के नीचे मस्कल है, मसल की लेयर, मसल से अगली कौन सी लेयर को आई है? मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया। उससे अगली लेयर ये आएगी जैसे लिखी है एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। इंपॉर्टेंट है ये नॉटमिकल पॉइंट। ठीक है, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। उससे आगे कौन सा आएगा? आप लिखो क्रीमेस्टेरिक फेशिया। फिर कौन सा आएगा जी? क्रीमेस्टेरिक फेशिया। क्रीमेस्टेरिक फेशिया। ठीक है, उससे अगली लिखो लेयर कौन सी होगी? क्रीमेस्टेरिक फेशिया। फिर उससे अंदर वाली लेयर जो होगी इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। बाकी आगे तरतीब सी लिखी आ रही है, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। और फिर उसके आगे ये जो लेयर होगी जो स्क्रोटम के बाहर होगी, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका लेयर। ठीक है, आपकी ट्यूनिका लेयर आ जाएगी, बल्कि सर ये बस तो टेस्टिस में ट्यूनिका लेयर। फिर आगे आप सिंपल आप लिख दो आगे ट्यूनिका लेयर आ जाएगी, ये वाली जो ट्यूनिका वेजिनलस है उस वो आ जाएगी आगे। ये ट्यूनिका वेजिनल, टेस्टिस तक नहीं गए, टेस्टिस से इधर ट्यूनिका आ जाएगी आगे। तो जी ब्रो, ये हम वो बेसिकली हमने इसकी लेयर्स देखनी है ना बस, सेक्रोटल की, वो टेस्टिस तक नहीं जाते। तो अब आप मुझे ये बताओ जी डॉक्टर जोया, जल्दी से लेयर एक्सप्लेन करें फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, तरतीब के साथ। जी आप बता दो आतिफ। सर पहली स्किन, दूसरी डर्टोस मसल, तीसरी मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया, फोर्थ एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, फिफ्थ क्रीमेस्टेरिक फेशिया, सिक्स इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, नंबर 7 ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। नहीं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया लिखो, उसको काटो, आउटर लेयर ऑफ ट्यूनिका लिखो, ओके सर। आउटर लेयर ऑफ ट्यूनिका। तो ब्रोज ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों ने जरूर याद करनी है। तो उसके बाद क्या है जी, नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है जी हमारा हेमाटोसिल।
मेट्रो से 744 हुए हैं, तो आप 754 तक मार्क्स ब्रेक कर लो, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू। बस 10 मिनट की और है, उसके बाद बस 10-15 मिनट की टेस्टिकुलर ट्यूमर लिखवाने में, बस 10 मिनट की ब्रेक है।
जी अस्सलाम वालेकुम। जी आवाज आ रही मेरी? जी ब्रोस आवाज आ रही? चलें जी लिखें जी आगे। तो हेमेटोसील बेसिकली क्या है जी? इसी ट्यूनिका वेजिनालिस के अंदर, जिसके अंदर हमने एक्सेसिव फ्लूइड इकट्ठा किया है, जिसको हमने हाइड्रोसिल कहा है, इसी के अंदर अगर ब्लड इकट्ठा हो जाए तो हेमेटोसील क्या है जी? ट्यूनिका वेजिनालिस में ब्लड कलेक्शन हो जाए, ठीक है, दिस इज कॉल्ड हेमेटोसील ना। तो हेमेटोसील क्या है? ब्लड इकट्ठा हो जाना। हाइड्रोसील क्या है? फ्लूइड इकट्ठा हो जाना ट्यूनिका वेजिनालिस के अंदर। ठीक हो गया? तो बस यही छोटी बस डेफिनेशन याद रखो और कुछ नहीं आता। तो बाकी आगे आप लिखो जी। उसके बाद है जी स्पर्मेटोसील। छोटी छोटी डेफिनेशन है, ये पेपर में आ जाती हैं। स्पर्मेटोसील, मेरी आवाज आ रही है? सब लोगों को आती है मेरा जोया सामा? Yes, sir. अच्छा, उसके बाद क्या है जी स्पर्मेटोसील। इसका समटाइम पेपर में क्वेश्चन आ जाता है स्पर्मेटोसील का। आपको पता है ये भी एक कैविटी है, सिस्ट है, अंदर स्पर्म्स भरे होंगे। इसका मतलब क्या है? ये जो स्पर्मेटोसील होती है, ये आपकी एक सिस्ट है, ठीक है, जो कि कहाँ से अराइज हो रही है? एपिडिडमस से। ये जो एपिडिडमस है, जिसमें हमारे स्पर्म स्टोर होते हैं, और उनके और मेच्योर और स्टोरेज जो होती है वो एपिडिडमस के अंदर होती है। तो इसका मतलब क्या है जी? कि जो आपकी स्पर्मेटोसील होती है, इट इज अ सिस्ट, ठीक है, जो आपकी हाइड्रो जो एपिडिडमस से अराइज होती है। ठीक होगा? इसके अंदर क्या भरे होंगे? फ्लूइड फिल होगा और स्पर्म्स होंगे। इस सिस्ट के अंदर फ्लूइड फिल होगा और स्पर्म्स होंगे। और ये कहाँ पे लोकेटेड होगी? बिहाइंड एंड अबव द टेस्टिस। टेस्टिस की थोड़ी सी बैक साइड पर ऊपर करके। और ये जब आप इसको पैल्पेट करोगे, जब आप फिंगर से ये ऐसे लगेगा जैसे दो टेस्टिस के बजाय तीन टेस्टिस हो। इसे थर्ड टेस्टिस भी जो है वो ऑफन डिस्क्राइब एज थर्ड टेस्टिस। ये ऐसे पैल्पेशन पे ऐसे लगेगी जैसे टेस्टिस है, तो इट इज डिस्क्राइब एज थर्ड टेस्टिस। ठीक है? स्मॉल सिस्ट हो तो कुछ नहीं करना, लार्ज हो तो आपने उसको एक्सरसाइज करना है। ये एमसीक्यूज आता है पेपर में कि एक पेशेंट है, उसको स्क्रोटम के अंदर जो है वो एक स्वेलिंग है, ठीक है, और जब पैल्पेट किया तो ऐसा लगा जिस तरह एक थर्ड टेस्टिस होता है। तो व्हाट इज योर डायग्नोस? क्या आंसर लगाओगे अगर आपको पैल्पेशन पे थर्ड टेस्टिस फील हो? तो क्या आंसर लगाओगे जी? स्पर्मेटोसील। Spermatocyte. स्पर्मेटोसील। ये छोटी छोटी टॉपिक्स हैं जो आपने याद करने हैं, नथिंग एल्स। अच्छा, अब हम पढ़ने लगे हैं जी आगे टेस्टिकुलर ट्यूमर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्टिकुलर ट्यूमर्स। तो लिखें जी टेस्टिकुलर ट्यूमर या टेस्टिकुलर कैंसर। यार इसमें से निकाल दो टेस्टिकुलर ट्यूमर्स। चलें लिखें जी, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तो आपको टेस्ट हम तो ज्यादा रटा मारने, अदरवाइज टेस्टिकुलर ट्यूमर्स के क्वेश्चन चेस्ट के क्वेश्चंस में बहुत आते हैं। तो इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन है ना, टेस्टिकुलर ट्यूमर्स और मेडिएस्टिनम जो लंग्स के स्पेस होती है, इससे आपस में कनेक्शन में क्वेश्चंस बहुत आते हैं पेपर में, लेकिन अभी हम उस तरफ नहीं जा रहे। तो लिखें जी टेस्टिकुलर कैंसर जो होते हैं ये हमारे 20 से 30 साल की एज में होते हैं। ज्यादा 20 से 40 साल की एज कर दो। क्या होगा जी? टेस्टिकुलर कैंसर जो होते हैं ज्यादातर क्या होते हैं? पेनलेस होते हैं,
और यूनिलैटरल होते हैं। और ज्यादातर टेस्टिस के जो कैंसर होते हैं ये मैलिग्नेंट होते हैं। और लेकिन ज्यादा कैंसर जो टेस्टिस होते हैं ये ट्रीट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल बात करते हैं टेस्टिस के कैंसर की, 20 से 40 साल की एज में ज्यादा टेस्टिस के कैंसर जो होते हैं वो पेनलेस होते हैं, यूनिलैटरल होते हैं। और ज्यादातर ये मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, बेनाइन नहीं, मैलिग्नेंट होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये ट्रीटेबल है, मतलब ये आपके प्रोग्नोसिस गुड है, इनका क्योर रेट अच्छा है। बुरी बात यह है जिस एज में हम बैठे हैं, आप लड़के सारे, हम सब जो है वो इसी एज में होते हैं, 20 से 40 साल की एज। अच्छी बात यह है कि ठीक भी हो जाते हैं, मतलब क्योर रेट इनका अच्छा है। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं टेस्टिकुलर कैंसर की, तो ये टेस्टिकुलर कैंसर का ज्यादा रिस्क किन लोगों को होता है? क्रिप्टोर्किडिज्म, वो हमने पढ़ा था, अनडिसेंट टेस्टिस, एक तो उन लोगों को सबसे ज्यादा रिस्क होता है टेस्टिस के कैंसर का। अच्छा, उसके बाद क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं? हम सब जो अभी क्लास ले रहे हैं, हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, लड़कियां लड़के? 46। अगर ये 47 हो जाए तो वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा। अच्छा, 46 हैं लड़के जो हम बैठे हैं, हमारे अंदर एक एक्स और एक वाई है, 46 हैं टोटल, और एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई है, लड़कियों में दोनों एक्स हैं। ऐसी बात है ना? यस सर। यस सर। अगर ये 47 हो जाए, इसका मतलब एक क्रोमोसोम ऐड हुआ है। कौन सा? एक्स क्रोमोसोम। नॉर्मली हम लड़के हैं एक्स वाई, क्लाइनफेल्टर वाला पेशेंट होता है वो मेल ही होता है, लेकिन डबल एक्स वाई। तो नॉर्मली हम सब सिंगल एक्स सिंगल वाई है ना, सिंगल एक्स सिंगल वाई है। तो इसका मतलब एक एक्स है और एक वाई है, ये 46 क्रोमोसोम है। अगर दो एक्स क्रोमोसोम हो और एक वाई हो जाए, होगा ये मेल ही। एक्स क्रोमोसोम दो हो गए, वाई है, मेल पेशेंट, पेशेंट जो होगा वो आपका मेल होगा, लेकिन 47 तो हो गया ना, एक एक्स ऐड तो हो गया ना, जिससे कहा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। जी ब्रोस, जी आतिफ जल्दी से बता दो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? 1x क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा होता है, तो इसमें होता है XXY, मेल होता है बट डबल एक्स है, एल्फा ठीक है। के साथ होता हाँ, इस एक ये भी होता है सिंड्रोम, एक्स डबल वाई। एक्स एक होता है, वाई दो हो जाते हैं। वो बड़े लंबे कद के लोग होते हैं, 6-6 फुट, 6.5-6 फुट के लड़के होते हैं, और बड़ी गंदी एक्नी होती है उनके मुंह पे, बहुत स्वेयर एक्नी होती है उनको, एक्स डबल वाई क्रोमोसोम वालों को। अगर आपको इस तरह आ जाए ना कि एक टाल हाइटेड लड़का है और बहुत स्वेयर एक्नी है फेस पे, ठीक है, तो ऊंचा लंबा कद है, स्वेयर एक्नी है, वो एक्स डबल वाई सिंड्रोम भी हो सकता है। ये देख रहे हो जी ब्रोस? है। यस सर। ये इस तरह होते हैं इन लोगों के चेहरे, ये लंबे लंबे लोग और एक्नी से भरे हुए, ये एक्स डबल वाई क्रोमोसोम। लेकिन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम तो बड़ा इजीली पिक हो जाता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में हाइट अच्छी खासी होती है इनकी भी, लेकिन ब्रेस्ट डेवलप हुए होते हैं जिस तरह फीमेल के नेक में ऐसे होता है, और टेस्टिस बिल्कुल ही सूख जाते हैं, एट्रोफिक होते हैं। तो ये क्लाइनफेल्टर तो वेरी इजी टू पिक, ठीक है। तो बहरहाल आगे हम इसको बाद में पढ़ेंगे। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी इसका रिस्क फैक्टर है टेस्टिकुलर कैंसर का। अच्छा, उसके बाद और सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर किनको होता है टेस्टिकुलर कैंसर का? पेपर में क्वेश्चन क्वेश्चन आएगा क्रिप्टोर्किडिज्म वाले पेशेंट्स को। अब ना हम टेस्टिकुलर जो कैंसर है इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, दो कैटेगरीज बना देते हैं। नंबर 1, अच्छा टेस्टिकुलर रिस्क फैक्टर्स में
फैमिली हिस्ट्री भी लिख लो पॉजिटिव, और दूसरा ये भी लिख लो इनफर्टिलिटी, जो मेल इनफर्टाइल होते हैं उनको टेस्टिकुलर कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसीलिए आपने एक चीज नोट की होगी कि इस्लाम के अंदर शादी का बहुत लेट कॉन्सेप्ट नहीं है। एक बालिग होने पे शादी पर कॉन्सेप्ट इसलिए इतना एम्फसिस है क्योंकि जितनी जल्दी आप बालिग होने पे सेक्सुअल पार्टनर के साथ इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी में, फीमेल को भी मेलिग्नेंसीज का रिस्क कम हो जाता है, मेल को भी मेलिग्नेंसीज का रिस्क कम हो जाता है विद सेक्सुअल एक्टिविटीज। तो इतनी ज्यादा जो है वो इसकी इंपॉर्टेंस है इस्लाम में कि जैसे ही आप बालिग हों तो शादी कर लें ना, या शादी कर दें। तो हमारे तो ट्रेंड चेंज हो चुका है ना सोसाइटी में, अदरवाइज बहुत सारे कैंसर से बचते हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी आपको प्रोस्टेट कैंसर से बचाती है, आपको टेस्टिकुलर कैंसर से बचाती है। तो मोर सेक्सुअल एक्टिविटी, लेस चांसेस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर, लेस चांसेस ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर। ठीक है, तो बहरहाल लिखें जी टेस्टिकुलर क्लासिफिकेशन ऑफ टेस्टिकुलर ट्यूमर्स। तो इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक होते हैं जी जर्म सेल ट्यूमर्स, टेस्टिकुलर ट्यूमर्स एक होते हैं जी जर्म सेल ट्यूमर्स, जर्म सेल ट्यूमर्स। ठीक है, और एक होते हैं जी, अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ भला करे, नॉन जर्म सेल ट्यूमर्स। एक जर्म सेल ट्यूमर्स, एक नॉन जर्म सेल ट्यूमर्स। तो पहले जर्म सेल ट्यूमर्स कौन से हैं जी? 90% या 95% जर्म सेल ट्यूमर्स होते हैं। नॉन जर्म सेल ट्यूमर सिर्फ 5% होते हैं। तो जर्म सेल ट्यूमर्स कौन कौन से हैं? जर्म सेल ट्यूमर्स टेस्टिस, देखें जी। पहला ट्यूमर जर्म सेल ट्यूमर में मेन चीजें करेंगे बस। अच्छा, पहला ट्यूमर है जी, यार ये फर्स्ट एड में बहुत अच्छे लिखे हुए हैं। फर्स्ट एड से मुझे मेल जेनिटल सिस्टम में ना टेस्टिकुलर कैंसर खोल के दो। अच्छा, जिसने कैंसर पढ़ने हो ना, ये फर्स्ट एड से पढ़िएगा, सबसे अच्छे लिखे हुए हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। खोल दो यार। अच्छा चलें जी, पहला है जी जर्म सेल ट्यूमर। 95%, ये पूरा ग्रुप है ना जर्म सेल ट्यूमर का, और एक नॉन जर्म सेल ट्यूमर है। जर्म सेल ट्यूमर्स में कौन सा आ जाता है जी? पहला हम पढ़ने लगे हैं जर्म सेल ट्यूमर्स में सेमिनोमा। हर दफा हर पेपर में क्वेश्चन आता है सेमिनोमा। ये जर्म सेल ट्यूमर्स में पहला है जी सेमिनोमा, लिखें जी। जर्म सेल ट्यूमर्स में पहला कौन सा है जी? सेमिनोमा। मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ये जर्म सेल ट्यूमर्स पढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा कौन सा है, जर्म सेल के नॉन जर्म सेल? जर्म सेल। जर्म सेल 90। अच्छा, जर्म सेल्स में जो सबसे ज्यादा है वो सेमिनोमाज है। 50% सेमिनोमाज होते हैं। ये क्लासिफिकेशन भूल जाती है पेपर में, ये जरा इसको रट्टा मारना टका के। तो सेमिनोमा मोस्ट कॉमन जर्म सेल ट्यूमर है। अच्छा, मैलिग्नेंट होते हैं, पेनलेस होता है, टेस्टिकुलर टेस्टिस इनलार्ज हो जाता है, पेनलेस होता है, मैलिग्नेंट होता है, मोस्ट कॉमन जर्म सेल ट्यूमर है। अच्छा, इसकी जो एज है वो ही हमारी 20 से 40, तकरीबन 35 से 40, 30 से 40 साल की एज के अंदर मोस्ट कॉमनली होते हैं ये जो सेमिनोमाज है। ये अगर आपकी एज की बात की जाए तो यही टिपिकल जो हम जिस एज में हम सारे अभी लड़के हैं यही एज है। इसको थोड़ा सा एडवांस कर लो तो आप तकरीबन 30 से 40 साल की एज में जो है ये मोस्ट, इस एज में मोस्ट कॉमनली ये ट्यूमर होता है जी। और जो दूसरा है, इसकी जब हम बायोप्सी करते हैं तो इसकी बायोप्सी में ऐसे हम लगता है जैसे अंडे फ्राई किए हों, फ्राइड एग पेरेंट्स, सेमिनोमा फ्राइड एग पेरेंट्स आती है बायोप्सी पे इसकी। ठीक है, तो सेमिनोमा की किस तरह की पेरेंट्स आती है जी? फ्राइड एग पेरेंट्स आती है जी। और इस ट्यूमर में क्या हाई होता है जी? सीरम में रटा मारना है, ये टोटल रटा है और कुछ नहीं है। तो इस ट्यूमर में हाई क्या होता है जी? अल्कलाइन फास्फाटेज में।
इसमें अल्कलाइन फास्फेट एंजाइम का लेवल हाई होता है। अच्छी बात क्या है, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। Yes, जी sir. सर। अच्छी बात ये है, रेडिएशंस लगाओ ठीक, रेडियो सेंसिटिव होते हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। एमसीक्यू आएगा, कौन सा ट्यूमर है जो सबसे ज्यादा रेडियो सेंसिटिव है? आप कहोगे सेमिनोमा। पूरी बॉडी में रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर बहुत अच्छे हैं। उनमें सबसे पहला नंबर लिम्फ नोड्स के ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है, लिम्फोमास, ठीक है। और उसके बाद आपको अगर आ जाए तो सेमिनोमा। तो सेमिनोमा का अक्सर क्वेश्चन आता है, 4 ट्यूमर दिए होंगे, लिखा होगा कौन सा ट्यूमर है जो सबसे ज्यादा रेडियो सेंसिटिव है। आपने सेमिनोमा लगाना है, ये पेपर का सबसे ज्यादा सेमिनोमा का आने वाला क्वेश्चन है। विच ट्यूमर हाईली रेडियो सेंसिटिव, आप कहोगे सेमिनोमा। बंदा बच जाता है, बच जाता है, कुछ नहीं होता, एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस है, मतलब बहुत अच्छा ये इसका क्योर रेट है, एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस है। जी क्लियर हो गया जी, आगे चले। Yes, sir. अच्छा उसके बाद नेक्स्ट ट्यूमर है, हम जर्म सेल ट्यूमर्स पढ़ लें। जर्म सेल्स में हम सेमिनोमा किया। ओवरऑल अगर आपको एक क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा टेस्टिस का कॉमन कैंसर कौन सा है, ट्यूमर कौन सा है, नीचे 4 ऑप्शन लिखे उनमें सेमिनोमा लिखा होगा। अच्छा अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो सबसे मोस्ट कॉमन 95% जर्म सेल ट्यूमर, जर्म सेल्स में मोस्ट कॉमनली सेमिनोमा। तो ये एक जर्म सेल ट्यूमर हो गया। दूसरा जर्म सेल ट्यूमर लिखो, दूसरा जर्म सेल ट्यूमर लिखो जी। मेरी आवाज आ रही है कि मुझे रुक रही है? सर सही सर आ आ रही रही है आपका नाम सर। चले, आवाज तो जर्म सेल ट्यूमर में दूसरा कौन सा है जी? टेराटोमा। टेराटोमा वेरी इंपॉर्टेंट, यूएसएमएल में तो मत मार दिया इस एमसीक्यूज ने, टेराटोमा में ये भी जर्म सेल ट्यूमर है। अच्छा अब ये भी जर्म सेल ट्यूमर है, टेराटोमा। अच्छा अब जो टेराटोमा होता है ना, मैच्योर टेराटोमा, आप ये देखो, ये आपको बाल नजर आ रहे हैं अंदर ट्यूमर के अंदर? यस आपको सर। ट्यूमर का दांत नजर आ रहे हैं Yes, sir. ट्यूमर के अंदर? तो टेराटोमा का क्या फीचर होता है कि ये जो टेराटोमा होते हैं ना आपके, ये आपके जो मेच्योर टेराटोमा होते हैं, इसकी वैसे तो टेराटोमा के भी आगे टाइप्स हैं, अभी हम बस उस तरफ नहीं जा रहे, बस आपने लिखना है टेराटोमा जो होते हैं ये भी मेलिग्नेंट ट्यूमर है, ठीक है। और इसके अंदर आपको बाल भी मिलेंगे, टीथ टिश्यूज भी मिलेंगे, हेयर भी मिलेंगे, ठीक है। ये दो लफ्ज लो, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई ऐसा ट्यूमर आ जाए जिसमें लिखा हो बाल भी हैं, दांत वाला मटेरियल, दांतों वाला मटेरियल भी अंदर है, बताइए कौन सा ट्यूमर है, तो आप टेराटोमा कहोगे। अभी हम उस फेज में नहीं है कि टेराटोमा को भी एक्सप्लेन डिटेल से पढ़ें। तो अच्छा टेराटोमा में हाई क्या आता है? बीटा एससीजी हार्मोन, नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है ना बीटा एससीजी, तो बीटा एससीजी हार्मोन एंड अल्फा फीटोप्रोटीन, अल्फा फीटोप्रोटीन एंड बीटा एससीजी हार्मोन, ये आपका जो है वो हाई होता है। अच्छा उसके बाद अगला ट्यूमर लिखो जी, सर प्रोटीन दोबारा बताइएगा। अल्फा फीटोप्रोटीन एएफपी, अल्फा फीटोप्रोटीन एंड बीटा एससीजी हार्मोन, ये दोनों हाई होते हैं। अच्छा उसके बाद है जी कोरियोकार्सिनोमा। ये जर्म सेल ट्यूमर्स कर रहे हैं, ये मिक्स हो जाते हैं इनकी क्लासिफिकेशन, कोरियोकार्सिनोमा। अच्छा अब ये क्या है जी, पहले इसमें भी लिखो, इस ट्यूमर में भी बीटा एससीजी हार्मोन होता है, बीटा एससीजी हार्मोन मिलता है, बीटा एससीजी हार्मोन मिलता है। अच्छा उसके बाद
ये जो आपका कोरियोकार्सिनोमा है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, बीटा एससीजी हार्मोन मिलता है। और एक चीज याद रखो, जिस ट्यूमर में बीटा एससीजी हार्मोन मिले, बीटा एससीजी हार्मोन हाइपरथायराइडिज्म कर सकता है काज, हाइपरथायराइडिज्म कर सकता है काज, बीटा एससीजी हाइपरथायराइडिज्म भी होगा। ये जो कोरियोकार्सिनोमा है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, ये कहाँ पे मेटास्टाइज होता है? लंग्स में। ये लंग्स के अंदर मेटास्टाइज होता है। ये आपको 3-4 क्वेश्चन आएंगे, बताओ जी कौन सा ट्यूमर है जो लंग्स में मेटास्टाइज होता है? आप कहोगे कोरियोकार्सिनोमा। अगर फीमेल में भी आ जाए, फीमेल में भी होता है कोरियोकार्सिनोमा, कहाँ पे मेटास्टाइज होता है? आप कहोगे लंग्स में। ठीक है, अब मेल में भी आ जाए तो आप कहोगे लंग्स में। और इसके अंदर बीटा एससीजी हार्मोन हाई होगा और हाइपरथायराइडिज्म भी होगा, बिकॉज बीटा एससीजी ज्यादा होता है। अच्छा, उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगला ट्यूमर। बस ये दो दो चार चार चीजें याद रखनी है, दिस इज एनफ फॉर एनएलए। अच्छा, उसके बाद अगला ट्यूमर है जी आपका, अगर हम बात करते हैं इसमें, यॉर्क सैक ट्यूमर। ये भी जर्म सेल ट्यूमर से बर्न है। यॉर्क सैक ट्यूमर, यॉर्क सैक ट्यूमर, इसमें भी अल्फा फीटोप्रोटीन हाई होता है। यॉर्क सैक ट्यूमर में अल्फा फीटोप्रोटीन हाई होती है। अच्छा, उसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट चीज है, अल्फा फीटोप्रोटीन हाई होती है। यॉर्क सैक ट्यूमर ये भी मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ठीक है। और इसमें हमें बायोप्सी पे क्या मिलता है? इसमें हमें शुलर डुअल बॉडीज मिलती हैं। बायोप्सी पे क्या मिलती हैं जी? हमें ये मिलती हैं जी, शुलर डुअल बॉडीज, ये हमें इसमें बायोप्सी में मिलती हैं। उसके बाद जी, ये आपको ये इस तरह लगती हैं जिस तरह ग्लोमेरुलाई होते हैं, जो हमने किडनी में नहीं पढ़े थे ग्लोमेरुलाई, ये इस तरह लगती हैं जिस तरह ग्लोमेरुलाई होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये मोस्ट कॉमन टेस्टिस का ट्यूमर है 3 साल से कम एज के बच्चों में। मोस्ट कॉमन टेस्टिस का ट्यूमर है लेस देन 3 ईयर ऑफ एज। अच्छा, अब आपने एक चीज जो नोट की है, तो आपने ये चीज नोट की है कि ये जो आपका सेमिनोमा से हटके जर्म सेल ट्यूमर्स में अगर आपको कंफ्यूजन हो, सेमिनोमास में हमने बीटा एससीजी लिखा, सेमिनोमा में हमने अल्फा फीटोप्रोटीन लिखा। सर। अगर आपको जर्म सेल ट्यूमर आ जाए, बीटा एससीजी और अल्फा फीटोप्रोटीन अगर पॉजिटिव है, वो सेमिनोमा नहीं है, वो इन तीनों में से कोई हो सकता है, कोरियोकार्सिनोमा, टेराटोमा, यॉर्क सैक ट्यूमर। अच्छा, उसके बाद क्या है जी? मेरी तो चेस्ट पेन नहीं ठीक हो रही, ये रिप है, किसी अच्छे पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाएं। ये रिप की पेन है। एक मिनट होल्ड करें। इतनी सिवियर पेन होती है कि पढ़ाया नहीं जाता अंदर। डिस्प्रिन की गोली मंगाओगे, एमआई ना हो। असलम को भेज दो, वैसे होती ऐसी है वो थ्रोबिंग पेन। असलम को बुलाओ, को डिस्प्रिन की गोलियां लेके।
Ask him. उसको मैसेज भेज दो। चलें आगे लिखें जी आप लोग। नेक्स्ट है जी, उसके बाद है जी हमारा अपना ट्यूमर। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, कई दिनों से है ये पेन मैथ एनसेड खा खा के। सर जी 2 खाने क्लास पूरी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट लिखें जी, उसे व्हाट्सएप मैसेज भेज दो ना। मुझे लगता है मुझे ना सिटी स्कैन करवाना पड़ना है टेस्ट। नेक्स्ट लिखें। तो अच्छा उसके बाद है जी आपका ये जो कोरियो कार्सिनोमा है, अभी हम क्या, हाँ, तो अगर आपका बीटा एचसीजी और अल्फा फीटोप्रोटीन पॉजिटिव आ जाता है तो आप सेमिनोमा नहीं सोचोगे, आप सेमिनोमा से हट के जर्म सेल कोई और ट्यूमर होगा, क्योंकि अक्सर मोस्ट कॉमन सेमिनोमा है और अक्सर सेमिनोमा में कोई मार्कर पॉजिटिव नहीं आता। अगर मार्कर कोई भी पॉजिटिव नहीं है तो आप कौन सा ट्यूमर सोचोगे जी ब्रोस? सेमिनोमा। 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 अगर मार्कर पॉजिटिव आ जाता है स्पेशली बीटा एचसीजी और अल्फा फीटोप्रोटीन, तो आप जर्म सेल ट्यूमर्स में सेमिनोमास नहीं सोचोगे, कोई और सोचोगे। क्लियर? आगे चलेंगे। यस सर। यस सर। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है जी, ये थे जर्म सेल ट्यूमर। उसके बाद है जी नॉन जर्म सेल ट्यूमर्स। अब नॉन जर्म सेल ट्यूमर्स कौन से हैं जी? ये सिर्फ 5% होते हैं। अब नॉन जर्म सेल ट्यूमर्स में क्या क्या काजेज, कौन कौन से ट्यूमर आ जाते हैं? लेडिक सेल ट्यूमर, हमने पढ़ा था ना, लेडिक सेल जो टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, लेडिक सेल ट्यूमर्स। लेडिक सेल ट्यूमर्स जो कि क्या बनाते हैं जी? अपना टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। ये यस गोल्डन सर। ब्राउन कलर के होते हैं, ये जो लेडिक सेल्स के ट्यूमर होते हैं। अब मैं आपको नॉन जर्म सेल ट्यूमर दिखा रहा हूँ, उसमें लेडिक सेल ट्यूमर, ये गोल्डन ब्राउन कलर के होते हैं और ये ट्यूमर बहुत ज्यादा क्या बनाते हैं? टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन इन ट्यूमर से बनता है। इसका मतलब ये है, ये ट्यूमर जब टेस्टोस्टेरोन ईस्ट्रोजन ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो बच्चा वक्त से पहले जवान हो जाएगा। अगर वो 14 साल की उम्र में बालिग होता है तो 11 साल की उम्र में हो जाएगा। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, टाइम से पहले बालिग होना, क्योंकि जब ईस्ट्रोजन बन जाएगा, टेस्टोस्टेरोन बन जाएगा एक अपनी एज से पहले, तो रिजल्ट क्या निकलेगा? बच्चे को क्या होगा जी? वो वक्त से पहले बालिग प्रिकॉशियस होगा। प्यूबर्टी। ठीक है, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। अच्छा उसके बाद अगला ट्यूमर है जी, अगला ट्यूमर है जी सर्टोलाइट सेल ट्यूमर। ये नॉन, वो है ना हमारे नॉन जर्म सेल ट्यूमर है ना। अगला कौन सा ट्यूमर है जी? सर्टोलाइट सेल, सर्टोलाइट सेल ट्यूमर्स। ये बिनाइन ही होते हैं, बस इनका कुछ भी नहीं लिखना और इनके अंदर कोई मार्कर नहीं होता। अच्छा अगर टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हाई आए तो कौन सा ट्यूमर लिखोगे? लेडिंग सेल। लेडिक सेल। अच्छा, और बस इसका कुछ भी नहीं, इसमें कोई मार्कर नहीं होता, तो ये बिनाइन ट्यूमर होते हैं। उसके बाद क्या होता है जी? टेस्टिकुलर लिम्फोमा, टेस्टिस के अंदर लिम्फोमा, टेस्टिकुलर लिम्फोमा। तो अब ये जो टेस्टिकुलर लिम्फोमा है, ये एग्रेसिव ट्यूमर है, ये बी लिम्फोसाइट्स का ट्यूमर होता है और ये ज्यादातर 60 साल से प्लस एज में होता है, 60 प्लस एज में, 60 प्लस एज में। और ये ज्यादातर टेस्टिस का अपना ट्यूमर नहीं होगा, कहीं ना कहीं, बल्कि अपना भी हो सकता है और कहीं से मेटास्टाइज भी हो सकता है।
कोई और कैंसर, लिम्फोमा किसी और जगह का टेस्टिस में मेटास्टेज होके आ जाए। तो ये चीजें आप लोगों ने रोज याद रखनी है। जो इम्पोर्टेंट है, जर्म सेल है, नॉन जर्म सेल ट्यूमर, इन्वेस्टिगेशंस लिखो ओवरऑल। जब भी आपको कोई जर्म सेल, जब भी आपको कोई टेस्टिकुलर मैस हो, एक तो आप अल्ट्रासाउंड कराओगे, टेस्टिस का, जो कि आपको, और दूसरा क्या है जी, बायोप्सी। एक अल्ट्रासाउंड, दूसरा क्या है जी, बायोप्सी। ठीक है, और ट्रीटमेंट क्या है जी? ट्रीटमेंट है जी, अगर हम बात करते हैं टेस्टिकुलर ट्यूमर की, एक तो हम टेस्टिस रिमूव करेंगे सबसे पहले, और की एक्टमी, ठीक है। और उसके बाद हम रेडिएशन भी करेंगे, रेडिएशन थेरेपी भी करेंगे। बस दिस इज मैक्सिमम जो भी इस हद तक इम्पोर्टेंट। लेकिन अगर हम इसको यूएसएमएलई का पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक है। अभी हम एनएलई के लिए बस इतना ही काफी है। तो ये आपकी यूरोलॉजी कंप्लीट होगी। तो बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे, थोड़ी तबीयत अपसेट है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। तो ठीक है ब्रोस, जी ठीक है ओके सर। सर। और दुआ ओके करना, सर, कल अल्लाह मैंने हाफिज। सिटी स्कैन ओके सर। करवा ही लेना है क्योंकि ये जो पेन है, दिस पेन इज होनी नहीं चाहिए इस एज ओके में, सर, अपना चेस्ट में ख्याल पेन। रखें, कल कंटिन्यू करते हैं सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ओके सर, जी, कुछ नहीं होता। सिस्टम चेंज करें ओके सर जी। सर वो ओके ग्रुप में एक ओके। एमसीक्यू सेंड किया था सर, उसका तो जरा एक बार जवाब दे दीजिएगा, क्या आंसर है उसका। मैं देख के देता हूँ। ओके।
Yeah.